Good morning to all of you. That's a 10th क्लास लर्निंग वीडियो। हमारा एक टॉपिक चल रहा था जिसमें हम लोगों ने 3 तरह के सॉल्यूशंस पढ़े थे। ठीक है, 2 दिन के लिए हमने आपको इसलिए ब्रेक दिया जिससे आप लोग अपना पिछला काम कंप्लीट कर सके। और कुछ बच्चों का फोन आया था कि हमारा थोड़ा सा काम छूट रहा है, इसलिए हम लोगों ने 2 दिन बाद ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए, मैं एक बार इसको रिवाइज कर लेता हूँ। हमने 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम लोग इन्हीं के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 3.5 में 2 क्वेश्चन और 3 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल और 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे और फिर इससे पैरेलल एक शीट बनाकर आपके पास भेजेंगे, तो जिससे आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद अब नंबर आता है वर्ड प्रॉब्लम्स का। तो अब वर्ड प्रॉब्लम जिस सीरियल में मैं कराऊंगा उसी सीरियल में आप करिएगा। ठीक है, आइए। क्वेश्चन है, 2 इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। सब कुछ लेफ्ट में लिखा होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब 2 इक्वेशन के a1 a2 का रेशो और b1 b2 का रेशो अगर आपस में सेम नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन का नाम यूनिक है। यूनिक का मतलब आप एक्स वाई के एक एक आंसर निकाल सकते हो, और निकाल सकते हैं इसका मतलब काम हो गया। काम होने को बोलते हैं कंसिस्टेंट। और ग्राफ में जब इन 2 इक्वेशन की आप लाइनें बनाओगे तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को किसी ना किसी कोऑर्डिनेट में जरूर काटेंगे, और इस काटने को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये इसके ग्राफ का नेचर है। ठीक है, अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए ना, सब यूनिक सॉल्यूशन के हैं। अगर वो यूनिक सॉल्यूशन का नहीं है तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। चलिए, सेकंड पार्ट, 2 केस शुरू के इक्वल है, a1 a2 b1 b2 का रेशो। अगर इक्वल है तो फिर तीसरा रेशो फाइंड करेंगे। अगर इक्वल है तो तीसरा रेशो फाइंड करेंगे। अगर ये इक्वल ना होते तो तीसरा रेशो फाइंड करने की जरूरत नहीं थी। ये देखो, तीसरे रेशो को जरूरत नहीं थी क्योंकि शुरू के 2 नॉट इक्वल हो गए। तीसरा तभी फाइंड करना है जब शुरू के 2 इक्वल हो। अगर वो नॉट इक्वल आए तो नो सॉल्यूशन और लाइनें पैरेलल चलेंगी। काम नहीं हुआ क्योंकि लाइनें कहीं कट ही नहीं रही, इसलिए एक्स वाई का आंसर ही नहीं आएगा। आंसर ना आने को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और लाइनें कैसे चलेंगी? पैरेलल चलेंगी। और तीसरा रेशो भी अगर इक्वल हो गया, यानी कि तीनों इक्वल हो गए, तो एक सॉल्यूशन नहीं, यहाँ तो एक ही सॉल्यूशन था। एक जगह लाइन काट रही थी, यहाँ तो इनफाइनाइटली मेरे सॉल्यूशन होंगे, हर जगह लाइन काटेंगे। और हर जगह लाइन काटने का मतलब है कि लाइन के ऊपर लाइन चलेगी। जब सोचिए लाइन के ऊपर लाइन चलेगी तो सारी जगह पॉइंट्स काटेंगे, इसे बोलते हैं कोइंसिडेंट। लेकिन सॉल्यूशन आए, आंसर आया, इसका नाम है कंसिस्टेंट। एग्जामिनर ने आजकल इसका फैशन में नया नाम लिया हुआ है, दूसरा नाम लिया हुआ है डिपेंडेंट। ठीक, तो ये सब 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे। नॉट इक्वल में यूनिक, और 2 इक्वल है तो तीसरा नॉट इक्वल तो नो सॉल्यूशन, और तीनों इक्वल है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अभी तक हम ये पता करते थे कि सॉल्यूशन का क्या नाम होगा, लेकिन आज हम लोग वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें सॉल्यूशन का नाम दिया हुआ है। ठीक है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा था बुक अपने पास रखिएगा वीडियो देखते समय। 3.5 एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल 7, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई और इक्वल है 3a प्लस बी माइनस के 2। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अभी तक आप क्या किया करते थे? चेक करते थे कि सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, लेकिन अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको सॉल्यूशन का नाम दिया हुआ है। ठीक, तो सॉल्यूशन का नाम यूज करने से पहले मैं जरा इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूं। देखो, ये 7 और ये राइट साइड में है, और जबकि राइट साइड में मेरी 0 होनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों टर्म को पहले लेफ्ट में लेकर आऊंगा। अब ध्यान से समझिएगा कैसे लेकर आएंगे। एक लाइन छोड़कर, और 2x प्लस वाई 3y माइनस 7 इक्वल 0। ये देखो 7 इधर आ गया, और a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई, ये पूरी की पूरी टर्म लेफ्ट में आएगी, माइनस ऐसे 3a प्लस बी माइनस का 2 इक्वल 0। अगर आपने इन सबके साइन सबके चेंज कर दिए ना, गलत कुछ नहीं होगा, लेकिन खुद ही आप कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो जाओगे क्या करें और क्या ना करें।
इसके लिए क्या करना है, इसके लिए पूरी की पूरी राइट साइड की टर्म को लेफ्ट साइड में लाना है और पूरे को ब्रैकेट में रखना है और बस साइन एक ही बार चेंज करना है। ठीक है, चलिए अब तो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे सॉल्यूशन का नाम दिया हुआ है, चेक करने की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, इन केस ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। चलो बताओ भाई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला कौन सा, ये यूनिक का है, ये नो सॉल्यूशन का है और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का है। तो क्या फॉर्मूला है, अब की बार हमें क्वेश्चन का नाम पता है सॉल्यूशन का, तो क्या लिखूं, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, तीनों केस आपस में इक्वल। ठीक है, आइए वैल्यू पुट करते हैं, a1 की जगह 2 अपॉन a माइनस b, 3 अपॉन a प्लस b और माइनस का 7 अपॉन माइनस ब्रैकेट में 3a प्लस b माइनस का 2। ये देखो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, तीनों के तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, अब माइनस से माइनस का साइन काट दिया, अगर आपने माइनस इस तरह से चेंज ना किया होता तो आप काट नहीं सकते थे। देखो कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई, पूरा ब्रैकेट एक साथ लेफ्ट में लाना है और बाहर माइनस का साइन रखना है, ये बात ध्यान रखना। अब ये तीन रेशो है, अब मुझे ए और बी का आंसर निकालना है, तो मैं पहले शुरू के दो ले रहा हूं, तो 2 अपॉन ए माइनस बी को 3 अपॉन ए प्लस बी से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई a माइनस बी से और 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई a प्लस बी से, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 3a माइनस 3b इक्वल 2a प्लस 2b। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई शुरू के दो ले लिए, अच्छा जरूरी नहीं आप कोई और ले लो, तीनों इक्वल है, कोई भी ले सकते हैं, कोई भी। अब लाइक टर्म्स को एक तरफ करते हैं, ये 3a 2a इधर आ गया और ये 3b भी उधर चला गया, तो ये बच गया a इक्वल 3a में से 2 गया a 5b। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, जो कि अभी आपको a और b में से किसी की वैल्यू मालूम नहीं है। तो मैंने शुरू के दो लिए, अब अगले दो ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए अगले दो ले लेते हैं, बताओ 3 अपॉन a प्लस बी और यहां लिख लेते हैं 3 अपॉन a प्लस बी और 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस का 2। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई 3a प्लस बी माइनस 2 से और 7 की क्रॉस मल्टीप्लाई a प्लस बी से, 9a प्लस 3b माइनस 6, 7a प्लस 7b, 9a 7a इधर आकर माइनस का हो गया, प्लस का 3b, 7b भी इधर आकर माइनस का हो गया, माइनस 6, क्या बच गया 2a माइनस का 4b माइनस का 6। ठीक है, देखो ध्यान से, अब यहाँ a लिखा हुआ है, बताइए a का आंसर ऊपर इक्वेशन में कितना है 5b, तो 2a की जगह 5b माइनस का 4b माइनस 6 इक्वल 0, 2 5 जा 10b माइनस का 4b इक्वल 6 उधर चला गया, बताओ कितना बच गया 6b इक्वल 6। बताओ भाई 6 अपॉन 6 b का आंसर क्या आ गया 1। b के इस आंसर को मैं पुट इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, a की वैल्यू हो गई 5 इंटू 1 यानी कि 5, तो a का आंसर 5 और b का आंसर 1। ठीक है, आया समझ में? तीन बातें क्या ध्यान रखनी है, सबसे पहले लेफ्ट वाले को राइट में लाना है, साइन इस हिसाब से चेंज करने हैं, अंदर नहीं चेंज करने हैं, पूरे ब्रैकेट के बाहर लिखना है, सॉल्यूशन का नाम लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले में से वैल्यू छांटनी है। a1 किसको बोलते हैं, x को नहीं बोलते, x के जो साथ लिखा होता है, x वेरिएबल है और साथ में लिखा हुआ कोएफिशिएंट है, तो a1 कौन है, a1 जो x के साथ लिखा हुआ है, तो a1 की वैल्यू हो गई 2, b1 की वैल्यू 3 y के साथ, कांस्टेंट टर्म विद साइन -7, देखो ऐसे x के साथ a माइनस b, एक y के साथ a प्लस b a2 और ये पूरा माइनस कट गया, शुरू के दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करी, बाद के दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करी, एक दूसरे की वैल्यू को एडजस्ट किया और देखो आंसर आ गया। अच्छा जरूरी नहीं है कि आप ये दोनों ले लेते, आप फर्स्ट और थर्ड ले लेते तब भी आपका ये आंसर आता। अब सुनिए इंपॉर्टेंट बात, a का आंसर आया 5, b का आंसर आया 1, चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। यहां जनाब 5 और 1 पुट करो, 5 में से 1 गया 4,
2/4 कट के आया 1/2। 5 + 1 6, 3/6 कट के आया 1/2। 5 3 15 + 1 16, 16 में से 2 गया 14 और 7/14 1/2। आप देख रहे हैं तीनों रेशो का आंसर 1/2 है। इसका मतलब तीनों रेशो इक्वल है, यानी कि तीनों रेशो इक्वल है। इसका मतलब कौन सा सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारा आंसर चेक हो गया, ए आंसर 5 है, B1। सेम डिजिट में यही आंसर के साथ कई बार यही क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, गिनती नहीं है, इतनी बार आ चुका है। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस की एक्स्ट्रा को प्रैक्टिस करिएगा, मैं भी शीट बना के भेजूंगा। और फिलहाल हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए अभी हम इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है। 3x + y = 1 और 2k - 1 × x प्लस k - 1 × y = 2k + 1। जरा सॉल्यूशन का नाम पढ़ो। फॉर विच वैल्यू ऑफ k फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। देखिए ये रहा नो सॉल्यूशन का केस। नो सॉल्यूशन में शुरू के दो रेशियो सेम होते हैं और तीसरा नॉट इक्वल होता है। तो चलिए पहले इक्वेशंस को सही लिख लेते हैं। और बताइए 3x + y, ये 1 इधर आकर माइनस का हो गया, और 2k - 1 × x, k - 1 × y। अब इस पूरे के दोनों के साइन में चेंज करना, माइनस का साइन ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे 2k + 1। इन दोनों का नहीं, बस पूरे ब्रैकेट के बाहर ही साइन किसका हो गया? माइनस का। अब क्या लिखूं? इन केस ऑफ नो सॉल्यूशन। बताओ भाई क्या फॉर्मूला होता है? A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। शुरू के दो रेशियो सेम होंगे लेकिन तीसरा सेम नहीं होगा। तो फॉर्मूला बताइए क्या हो गया? 3/2k - 1 1/1 कैसे? y के साथ जो लिखा है इस समय 1 और y के साथ नीचे है k - 1 और नॉट इक्वल टू माइनस का 1 और माइनस ब्रैकेट में 2k + 1। देखो माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। आइए शुरू के दो लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3/2k - 1 और 1/k - 1। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3k - 3 2k - 1 इधर आके माइनस हुआ k और ये उधर जाकर प्लस का हो गया तो 2। अब ये वाले दोनों ले लेते हैं। 1/k - 1 नॉट इक्वल टू 1/2k + 1। ये हो गया 2k + 1 नॉट इक्वल टू k - 1 इधर आकर k और नॉट इक्वल टू माइनस का 2। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा k का आंसर तो आ चुका 2, तो फिर मैंने ये वाला आंसर क्यों निकाला? देखिए ये चेक करने के लिए कि जो वैल्यू k के इक्वल है कहीं वो वैल्यू k के नॉट इक्वल तो नहीं है। नॉट इक्वल का मतलब क्या हुआ कि k का आंसर 2 आ गया, तो k का आंसर नॉट इक्वल टू 2 तो नहीं आ रहा भाई। इस समय मैं आपके सामने हूं तो इसका मतलब मैं कहीं और नहीं हूं, मैं एक ही जगह एक ही टाइम में प्रेजेंट हूं। तो इस क्वेश्चन के अंदर k का आंसर अगर 2 है तो वो नॉट इक्वल टू 2 नहीं हो सकता। तो ये चेक करने के लिए कि k किसी और के नॉट इक्वल तो नहीं है, तो नॉट इक्वल किसके नहीं है? -2 के। यानी कि आप k की जगह अगर -2 पुट करेंगे तो ये सॉल्यूशन नहीं बैठेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि नो सॉल्यूशन हो, यानी कि शुरू के दो रेशियो तो सेम हो और तीसरा सेम ना हो, इसलिए k का आंसर आप क्या पुट करेंगे? 2। आप हर जगह k की वैल्यू 2 पुट करके देख लीजिए ये दोनों इक्वल आएंगे लेकिन तीसरा इक्वल नहीं आएगा। इसके अलावा आप कोई और वैल्यू पुट करके देख लीजिए कि -2 नहीं हो सकता। ठीक है, देख लीजिएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, कोई और सॉल्यूशन बताना आ जाएगा। तो दोनों केस करके दिखाने और लास्ट में लिख देना सो k = 2 इज द करेक्ट वैल्यू। ठीक है, तो ये वाला सॉल्यूशन करके दिखाना पड़ेगा कि नॉट इक्वल किसके आ रहा है, उसके तो नहीं आ रहा कि जिसके इक्वल है। इसलिए कहीं यहां भी 2 आ जाए और यहां भी 2 आ जाए, 2 के इक्वल भी है और 2 के नॉट इक्वल भी है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए नॉट इक्वल ऐसी वैल्यू पे आना चाहिए जिसके इक्वल नहीं आया। ठीक है, तो 2 के इक्वल आया तो 2 नॉट इक्वल पे नहीं आना चाहिए। ये चेक करने के लिए मुझे काम करना पड़ा। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने जो आपके 3.5 एक्सरसाइज के किए। अब आ जाइए पिछले पेज पर, एग्जाम्पल नंबर 15। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15।
क्वेश्चन है 4x प्लस पी वाई प्लस का 8 इक्वल 0 और 2x प्लस 2y प्लस के 2 इक्वल 0। देखिए दो क्वेश्चन किए, दोनों की अलग अलग वैरायटी थी, एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन था और एक नो सॉल्यूशन था। अब तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए कौन सा है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p द इक्वेशंस गिवन बिलो हैव द यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन दे रहा, देखो तो ज्यादा क्वेश्चन करने से क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशंस आ रही है। तो आज मैं आपके सामने जितने भी क्वेश्चंस करूंगा ना, सब में डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशंस आने वाली है। तो ये देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशंस का क्वेश्चन कैसे हुआ। ये देखिए क्या लिखूं, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में सब लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो बस फॉर्मूला लिखते हैं इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। बताओ भाई क्या फॉर्मूला होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, x के साथ a1 4/2 नॉट इक्वल टू p/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2p नॉट इक्वल टू 8, p नॉट इक्वल टू 2 4 जा। p का आंसर 4 नहीं हो सकता। नॉट इक्वल का साइन का मतलब क्या हुआ कि ये आंसर p का नहीं हो सकता। तो फिर कौन सा होगा, कह रहा है p का नहीं, आंसर 4 नहीं हो सकता। चलो 4 रख के देखते हैं क्या होगा, देखना जरा 4/2 4/2, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, ये तो इक्वल आ गए। और जब ये दोनों इक्वल आ गए और तीसरा रेशियो भी 4 है, तो ये तो नो सॉल्यूशन का केस हो गया। शुरू के दो सेम आ रहे हैं, तो क्या नहीं हो सकता, p का आंसर 4 नहीं हो सकता। तो क्या लिखूंगा, देखिए जितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है उतना ही इंपॉर्टेंट इसका स्टेटमेंट है आंसर का। तो क्या लिखूं, देयरफॉर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p except for the given equations have unique solution except for 4 का आंसर छोड़कर जितने भी p की वैल्यू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p। देखो कितने नेचुरल नंबर है, कितने पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव है, कितने हजारों करोड़ों नंबर है, ये सब किसके आंसर है, ये सब p के आंसर है। लेकिन उन सब हजारों करोड़ों आंसरों में कौन सा आंसर नहीं हो सकता, 4। क्योंकि अगर मैंने यहाँ p का आंसर 4 पुट कर दिया तो इक्वेशन का सॉल्यूशन का नाम बदल जाएगा, फिर वो यूनिक नहीं रहेगा। हम चाहते हैं कि ये दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन का नाम यूनिक हो, इसके लिए मेरा आंसर 4 नहीं हो सकता। 4 नहीं हो सकता तो फिर कौन सा होगा, ऑल वैल्यूज ऑफ p। 4 को छोड़कर जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन डेसिमल कैसे ही नंबर है सब हो सकते हैं, लेकिन क्या नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट फॉर द गिवन इक्वेशंस है। अब -4 पुट कर दो तब भी वो आंसर सही है, लेकिन 4 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 16। आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन बदलते जा रहे हैं, कैलकुलेशन का तरीका भी बदलता जा रहा है। आइए एक और नई कैलकुलेशन अब आपको इस क्वेश्चन में सीखने को मिलेगी एग्जांपल नंबर 16 में। देखिए एग्जांपल नंबर 16 में क्या है, kx प्लस 3y माइनस ब्रैकेट में k माइनस 3 इक्वल 0 और 12x प्लस ky माइनस का k इक्वल 0। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, सब कुछ राइट साइड में लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है और राइट साइड में 0 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं है। जरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो पढ़ लो, तो हमने पढ़ा ही नहीं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k, वैल्यू नहीं वैल्यूज, द गिवन इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो क्या लिखें, इन केस ऑफ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्या फॉर्मूला होता है, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। देखिए ये फॉर्मूला होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का। ज्यादा क्वेश्चन करेंगे ना, ज्यादा वैरायटी ऑफ कैलकुलेशन आपके सामने आएगी। तो a1 की वैल्यू k/12 3/k और माइनस का साइन k - 3/-k। अब देखो माइनस है तो माइनस कट गया, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर ही रखना है ऐसे। आइए शुरू के दो ले लेते हैं, k/12 और 3/k। अब देखिए नई तरह की कैलकुलेशन आपके सामने आ रही है, k को k से मल्टीप्लाई करो k²,
12 3 का कितना हो गया 36। के ऊपर से स्क्वायर हटा दो तो इसका आंसर आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 36 और अंडर रूट 36 का आंसर हो गया 6। देखा आपने, जब भी आप किसी का स्क्वायर रूट करोगे ना तो अंडर रूट को प्लस माइनस में लिखोगे, तो आपके के दो आंसर हो गए, या तो +6 या -6। अब बच्चे सोचते हैं प्लस माइनस कैसे आया, कोई बात नहीं, जरा 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना क्या होता है 36। अब जरा -6 की -6 से मल्टीप्लाई करो तब भी क्या आएगा 36। ये देखिए, तो दो केस में 36 आया, एक बार प्लस से भी और माइनस, आंसर सेम आया लेकिन वैल्यू अलग अलग है। तो जब भी आप 10th क्लास में कभी भी अब इसका अंडर रूट करो किसी का भी, तो हमेशा अंडर रूट किसमें करना है प्लस माइनस, रूट लगाते ही प्लस माइनस का साइन लग जाना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ लगा रहे हैं यहाँ लगा रहे हैं, रूट लगाते ही। तो के दो आंसर हो गए +6 और -6। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं 3/k k -3/k। आपकी मर्जी है, फर्स्ट और थर्ड भी ले सकते हो क्योंकि तीनों इक्वल है। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जल्दबाजी में k से k मत काट देना। अब पूछो क्यों मत काट देना, क्योंकि जिस वैल्यू को निकालना होता है उस वैल्यू को कभी काटते नहीं। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, k की मल्टीप्लाई k -3 से और 3 को मल्टीप्लाई k से 3k, अंदर मल्टीप्लाई करो k² -3k और इक्वल 3k। अब क्या करेंगे, माइनस के 3k माइनस का 3k, ये हो गया k, इधर बच गया 0, 3k इधर आ गया, देखो क्या बच गया k² -6k। ठीक, कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, k² की वैल्यू ऐसे 6k लिख देंगे फिर k से k काट देंगे, फिर गलत हो गया, ये गलत है, ऐसे नहीं काटना है। इसमें से कॉमन ले लीजिए, क्वेश्चन है k² -6k = 0, तो k कॉमन आ गया, बताओ। अब देखो k कॉमन ले लिया आपने, दोनों में कॉमन ले लिया, ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है। देखो जैसे क्वेश्चन बदला कैलकुलेशन बदल गई, तो ज्यादा क्वेश्चन करने से ज्यादा वैरायटी ऑफ कैलकुलेशन आपके सामने आएगी। तो जो कॉमन लिया एक बार वो 0 के इक्वल, और जो ब्रैकेट में बच गया एक बार वो 0 के इक्वल। तो बताओ भाई के कितने आंसर आ गए 4, 2 यहां से आए 2 यहां से आए। देखो एक आया +6, एक आया -6, एक आया 0, एक आया 6। अब इनमें से कितने सारे को के आंसर है, देखिए इस केस में और उस केस में कौन सा आंसर कॉमन है, यहाँ +6 और -6 है, यहाँ 0 और 6 है, तो क्या लिखूंगा, therefore the